बैक टू माय चैनल जिसका नाम है आईकेएम शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं 10th ग्रेड के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं मेटल की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, प्योर सबस्टेंस एंड इम्प्योर सबस्टेंस। एंड फर्दर प्योर सबस्टेंस हैज बीन क्लासिफाइड इनटू पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, इन तीनों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब जब भी हम मेटल की बात करते हैं तो बात दिमाग में आती है कि मेटल एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है। 9th ग्रेड में हमने आयन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो जो आयन होता है वो एक चार्ज स्पीशीज होती है। तो मेटल क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। और नॉन मेटल क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज होती है। ये सारी बातें हमें पता है। अब इससे हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं कि मेटल पॉजिटिवली चार्ज क्यों होती है और नॉन मेटल नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है। पहला सवाल तो हमारे दिमाग में ये आता है। और दूसरी बात कि मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करती हैं। ठीक है, एक वैलेंसी नाम का टर्म यूज करने वाले हैं, उस वैलेंसी को समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम 9th ग्रेड में एक एटम का चैप्टर आता है जिसमें हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूं। जैसे कि अगर आपको याद हो तो जेड को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। एटॉमिक नंबर बोल देते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह मेरे पास एक होता है ए, जिसको मैं बोलता हूं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। ये सिर्फ 9th ग्रेड का जो है मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। राइट। तो अगर मेरे को कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है तो उसके अंदर का मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बता सकता हूं, है ना। तो यहां पर मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे कि Z इक्वल्स टू 2। ये किसका है? हीलियम, मुझे पता है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 हो जाएंगे, क्योंकि Z मेरा क्या यहाँ पर 2 है। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है हीलियम का। अब अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन भी तो 2 ही हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? 4 - 2 दैट इज 2। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकता हूं। अगर मैं बात करूं, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो सोडियम का लेते हैं एग्जांपल। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, सिंबल सोडियम का Na होता है, और 23 मेरा क्या हो जाता है? एटॉमिक मास हो जाता है। तो अगर मेरा इसमें सवाल आता है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास 11 हो जाएंगे, प्रोटॉन मेरे पास 11 ही रहेंगे। न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो 23 - 11 दैट इज 12। ये बहुत आसान सा सवाल है, इसको मैं आसानी से दे सकता हूं। इसी बेस पर मैं किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे, कितने अरेंज है वो निकाल सकता हूं। कैसे अरेंज है उसको थोड़ा सा मैं यहां पर ब्रीफ कर देता हूं, हालांकि एटम में आप थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं हीलियम एटम की बात करूं बच्चों, तो हीलियम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। ये हीलियम के अंदर न्यूक्लियस हो गया। इसके चारों ओर क्या होते हैं बच्चों? शेल होते हैं। इन शेल के बारे में आपने 9th ग्रेड में पढ़ा होगा, है ना। इनके चारों क्या होते हैं बच्चों? शेल होते हैं, है ना। इन शेल को हम क्या कह देते हैं? कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम हो जाता है मेरे पास के शेल, है ना। इसका नाम हो जाता है एल शेल, और इसका नाम हो जाता है एम शेल, एम स्टोन। ठीक है ना, KLMNO ऐसे करके शेलों के नाम होते हैं। अब इन शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को रखने का तरीका होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को प्लेस करते हैं शेल में, है ना। यानी कि पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, दूसरे शेल में 8
तीसरे सेल में 8 एंड शो। अब बात यहाँ पे आती है कि इसको कहते क्या है। इसका नाम बहुत फेमस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो अपन ने 9th में पढ़ लिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये इस टाइम पर क्या है, शेल डायग्राम। शेल डायग्राम फॉर द हीलियम एटम। शेल डायग्राम फॉर हीलियम एटम। अच्छा बच्चों, अगर मैं यहां पर क्या करता हूं कि एक और एलिमेंट ले लेता हूं 10 Ne20। ये क्या है, मेरा नियॉन है। यहां पर आप देखें Z बराबर क्या है, यहां पर 10 है, एटॉमिक मास कितना है 20 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 10-10, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 20 - 10 दैट इज 10। ये तो बहुत आसान सा है, आसानी से बता सकते हैं। अब शेल डायग्राम उससे अगर बनाने को कहा जा रहा है तो मैं हीलियम के लिए बना चुका हूं, नियॉन के लिए मैं शेल डायग्राम कैसे बनाऊंगा। ठीक है, मेरा K शेल, L शेल, N शेल एंड सो ऑन, यू कैन मूव। ठीक है बच्चों, तो यहां पर K शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखूंगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन 2,8। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो K शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए और L शेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये मेरा क्या हो गया, शेल डायग्राम हो गया। शेल डायग्राम फॉर नियॉन। ठीक है, अब बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं यहां पर कि अगर मैं सोडियम के लिए शेल डायग्राम बनाऊंगा तो पहले तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8, 1। ठीक है बच्चों, तो जब भी शेल डायग्राम बनाऊंगा मैं, तो शेल डायग्राम मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूं, है ना, सोडियम के लिए। ये मेरा पास न्यूक्लियस हो गया सोडियम का। ठीक है ना, इसके बाद मैंने ये K शेल बना दिया, ये L शेल बना दिया और ये मैंने N शेल बना दिया। तो K शेल में बेटा मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। चलो भाई, L शेल में 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब अगर मैं N शेल की बात करूं तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस टाइम पर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये बच्चों क्या हो गया, शेल डायग्राम हो गया फॉर सोडियम एटम। ठीक है ना, दिस इज शेल डायग्राम। शेल डायग्राम ऑफ सोडियम। चलो, मैं आपको इन सारी चीजों से ये बताना चाह रहा हूं कि हम इलेक्ट्रॉनों को उसके शेल में कैसे रखते हैं। अब इसका इस टॉपिक से कैसे रेलेवेंस है। ठीक है, चलिए आगे हम इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अपन ने अभी क्या सीख लिया, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसका हमने एटॉमिक नंबर के सहायता से इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिया, प्रोटॉन निकालना सीख लिया और एटॉमिक मास की सहायता से हमने न्यूट्रॉन निकालना सीख लिया, और उसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और शेल डायग्राम बनाना सीख लिया। तो उन चीजों को हम थोड़ा सा यहाँ पर समराइज कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास कुछ एलिमेंट्स थे, यहाँ पर हीलियम है, यहाँ पर मैं Z लिखने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो हीलियम मेरे पास 2 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ही रहेगा। अगर मैं बात करूं नियॉन की तो एटॉमिक नंबर इसका 10 होता है, ये मुझे याद करने पड़ेंगे एटॉमिक नंबर, है ना, 2,8। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का हो गया। इसी तरह मैं आर्गन की तरफ बात करूं, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, तो 18 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो बेटा एक चीज यहां पर आप देख सकते हो कि नियॉन के आखिरी शेल में और आर्गन के आखिरी शेल में आपको 8-8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हीलियम के आखिरी शेल में क्या मिल रहे हैं, हमें 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। तो हम सबको ये पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल आर कॉल्ड
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पर कितने आ रहे हैं, यहां पर मैं इस कॉलम और बना देता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, यहां पर 2 कितने हो जाएंगे, यहां पर 8 हो जाएंगे, यहां पर भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो जब भी मुझे इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 2 और 8 देन इट इज कॉल्ड स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन कहने का क्या मतलब हो गया कि जब भी किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो उसको मैं क्या कह दूंगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या फिर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कह दूंगा। अब ये नोबल गैस किसको कहते हैं, किसी को नहीं बेटा, ये जो तीनों एलिमेंट मैंने लिखे हैं ना, इसका नाम क्या होता है, नोबल गैसेज, नोबल गैसेज। ठीक है ना, नोबल गैसेज। नोबल गैसेज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होती है, ये रिएक्शन नहीं करती। उसकी रिएक्शन ना करने की वजह क्या होता है, इसके लास्ट शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है जो स्टेबल कॉन्फिगरेशन माना जाता है। ठीक है, यहीं से कॉन्सेप्ट अराइज होता है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, 8 से कम है ना, या फिर क्या कहते हैं कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन से जिसको मैं निकाल दूं तो 8 हो जाएंगे, या फिर एक आध 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो 8 हो जाएंगे। 2 बातें हो सकती है ना, या तो मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 8 हो जाए पहले वाले शेल में, या फिर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसी शेल में कितने हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, है ना। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है मेटल्स और नॉन मेटल। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए, अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा सोडियम की, है ना, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए एटॉमिक नंबर मुझे पता होना चाहिए, 2 की 11 होता है, पिछली बार अभी हमने देखा था 2, 8, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 1। इसी तरह मैग्नीशियम का देखूं तो 12 होता है, 2, 8, 2, क्या हो जाएगा मेरे पास 2। एल्यूमिनियम को देख लूं मैं अगर 13 हो जाएगा, 2, 8, 3 वैलेंसी हो जाएगी। ऐसे में कैल्शियम देख लूं 20 होता है, 2, 8, 2, 10, 18, 20 कितने हो गए, 2। तो बेटा यहां पर आप देख सकते हो कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मिल रहे हैं। अब कैसे भी करके अगर ये लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैंने निकाल दिए तो क्या होगा बेटा, मैं आसानी से देख सकता हूं कि ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देगा, है कि नहीं। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कह देता हूं मैं, मेटल्स कह देता हूं। क्या कह देता हूं बच्चों, मेटल्स कह देता हूं। तो मेटल क्या कर सकती हैं, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बना सकती है। दैट्स व्हाई these are पॉजिटिवली चार्ज। कैसे, मान लो मेरे पास सोडियम है, अब सोडियम को मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से निकाल दिया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया बच्चों, उसको मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इस टाइम पे सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं, 11। न्यूट्रॉन कितने हैं, 12। तो अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे यहां पर, 10। प्रोटॉन कितने बचे, प्रोटॉन थोड़ी चेंज होने वाले हैं, तो प्रोटॉन तो 11 आएंगे। तो 11 - 10 that is 1 positive charge is there. That's why we write here Na plus, not Na. And this positive charge species we call it as a cation. Right? यहाँ पे प्रोटॉन तो सेम ही रहने वाले हैं और न्यूट्रॉन भी सेम रहने वाले हैं। न्यूट्रॉन कंसीडरेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैटाइन बना सकते हैं। अब
कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, ये तो मेटल और नोबल गैस हो गया, अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे नॉन मेटल का। उससे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों इसका ऑर्बिटल सॉरी शेल डायग्राम देखेंगे अपन पहले, है ना। शेल डायग्राम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों अब अपन देखने वाले हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉन मेटल का, है ना। मैंने नॉन मेटल ले लिया, मान लो नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का जेड कितना होता है बच्चों, 7 होता है, तो 2,5, ठीक है। इसी तरह मैंने ऑक्सीजन ले लिया, 8 हो जाता है, 2,6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितने हैं 6। यहाँ पर मैंने ले लिया फ्लोरीन, 9 हो जाता है, 2,7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, क्लियर। इसी तरह क्लोरीन ले लिया मान लो मैंने, तो इसका 17 हो जाता है, 2,8,7 कितने हो गए, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये सारे क्या है बेटा मेरे नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं, नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स। अब एक चीज आती है कि भाई जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने लिखे हैं तो ये तो ठीक है, क्या वैलेंसी बिल्कुल इसी जैसी होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या फर्क होता है उसको आइए समझते हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ यहाँ पर एलिमेंट लिखूं बच्चों, जैसे कि मैंने हीलियम से लिखना शुरू कर दिया, है ना। हीलियम, इसके बाद अपना आता है अपना लिथियम, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाएगा बेरिलियम, उसके बाद अपना आ जाएगा बोरॉन, फिर कार्बन, फिर इसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। चलो, मैंने कुछ ऐसे एलिमेंट लिख लिए, ठीक है। यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, इसका जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसका जेड क्या है बेटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब मैं लिखूंगा यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे जब भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लूंगा। तो लिथियम में कितना हो जाएगा, 2,1 है तो मेरे पास 1। बेरिलियम में कितना हो जाएगा, 2। बोरोन में कितने हो जाएंगे, 3। कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, नियोन में 8, सोडियम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये तो मेरे क्या हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी क्या होती है, यहां पर मैं लिखने वाला हूं वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी को मैं यहां पर डिफाइन करता हूं पहले। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। ये तो एक डेफिनेशन हो गई, इसको समझाएंगे बाद में, लेकिन थोड़ा इजी तरह से समझने के लिए वैलेंसी को मैं ऐसे समझ सकता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एनी एलिमेंट टू गेट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये जो वर्ड लिखा है ना मैंने बेटा, ये स्टेटमेंट जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या मतलब है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एनी एलिमेंट टू गेट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो कॉल्ड वैलेंसी। ये वैलेंसी की डेफिनेशन हमने समझने के लिए 10th लेवल तक रख ली है, इसको हम थोड़ा 11th और 12th लेवल में समझने के लिए रख लेंगे बाद में, है ना। इसको मैं कैसे रिलेट करवाऊंगा बताऊंगा भी आगे इस लेक्चर में। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएं और गेन किए जाएं जो क्या करे, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। अगर मैं यहां से हीलियम शुरू करूं तो ये ऑलरेडी क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है। तो मैं यहां वैलेंसी क्या लिख दूंगा बेटा, 0। लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये क्या बनाएगा बेटा, Li+ बना लेगा और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी, है कि नहीं। इसी तरह बेरिलियम क्या कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये क्या बनाएगा बेटा, Be+2
जिससे ये क्या करेगा, 2 वैलेंसी शो कर देगा, है कि नहीं। बोरॉन क्या करेगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये निकाल सकता है, तो वैलेंस इसकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। इसी तरह कार्बन की बात करूं मैं, तो कार्बन क्या कर सकता है, अब तुम कहोगे सर इसमें 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, तो वैलेंसी क्या होगी। देखो बच्चों, कुछ ऐसे केस आते हैं जहां पर कुछ स्पीसीज आयनिक स्पीसीज में नहीं पाई जाती है, ये भी लिखना गलत होगा और ये भी लिखना गलत होगा, ठीक है। लेकिन वैलेंसी इसकी 4 ही मानी जाती है। बोरॉन को हम ये नहीं ले सकते, लेकिन वैलेंसी इसकी 3 ही मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, मैं आगे इसके कुछ एग्जांपल लूंगा तब बताऊंगा, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में बेटा 5 है। अब कहोगे सर 5 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करवा देते हैं, ठीक है ना, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा, हीलियम के जैसा। मेरा कहना है कि वर्ड मैंने जो लिखा है उस पर ध्यान दो, नीरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आपको चलना है। तो नीरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, नियॉन। भाई यहां पर आपको 3 इलेक्ट्रॉन कैसे करके मिल जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, नियॉन के बराबर। यहां पर आपको 5 लूज करता है तो आपको हीलियम के बराबर होगा। तो पीछे अगर जाएंगे तो पीछे 5 कदम बढ़ना पड़ेगा, आगे जाएंगे तो 3 कदम बढ़ना है, तो कहां आसानी होगी, ऑब्वियस सी बात है नियॉन की तरफ जाना है। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन मुझे देने पड़ेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं तो मैं क्या लिख दूंगा, n+3 इलेक्ट्रॉन विल गेट कन्वर्ट इनटू n3-, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7, प्रोटॉन कितने थे, 7, न्यूट्रॉन कितने थे, 7। अब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चा, 10। प्रोटॉन तो उतने ही रहे, तो प्रोटॉन उतने ही रहे, तो नेगेटिव चार्ज कितना आने वाला है, नेट -3, इसलिए मैंने इसको माइनस लिख दिया और इसको हम बोल देते हैं एनॉन। आगे बात समझ में, चलो यहां पर क्या लिखने वाले हैं हम, N3- और वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है ना। क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन या तो लूज करे या गेन करे, तो गेन करने वाला हमने यहां पर कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है। ऑक्सीजन की बात करूं तो ये 2 यूज करके, 2 गेन करके क्या कर सकता है, O2- बनाएगा और इसको मैं वैलेंसी 2 दे दूंगा। फ्लोरीन की तरफ बात करूं मैं, F- बनाएगा, यहां पर 1। नियॉन को तो भैया कोई जरूरत ही नहीं है, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी है, तो ये ऐसे ही रहेगा, नियॉन और वैलेंसी 0। सोडियम की तरफ जाता हूं तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए ज्यादा आसान है, जबकि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है कि नहीं। Na+ बना देगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह मैग्नीशियम +2 बना देगा 2 इलेक्ट्रॉन, Al+3 बना देगा 3 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कुछ इस तरह का सीन आ जाता है कि सिलिकॉन +4 या +-4 हो सकता है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है आयनिक स्पीसीज में, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जो हम आगे अपन देखने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन वैलेंसी हम क्या मानते हैं, 4। ये 4 जो है कोवैलेंसी है, क्या है बेटा, कोवैलेंसी, ठीक है। ये भी क्या है हमारे बेटा, ये दोनों ही कोवैलेंसी हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब कोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, थोड़ी देर में देखने वाले हैं, बस घबराना नहीं बेटा, ये कौन सा मैंने अजीब-ओ-गरीब नाम दे दिया है ना, अभी अपन देखने वाले हैं। फास्फोरस में भी ये क्या होता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, P3- बन जाएगा, तो 3 वैलेंसी हो जाएगी। क्लोरीन के पास Cl- बना देगा, सॉरी सल्फर रह गया अपना भी, सल्फर के पास H2- बनाएगा, 2 वैलेंसी हो जाएगी। ये Cl- बनाएगा, 1 वैलेंसी हो जाएगी, और ये अपना बिल्कुल आर्गन रहेगा, वैलेंसी 0 हो जाएगी। तो अब अपन एक बात नोटिस कर सकते हैं कि वैलेंसी क्या हो रही है, बढ़ भी रही है, उसके बाद यहां के बाद घट भी रही है, डिक्रीजिंग एंड हियर इंक्रीजिंग। मैं कह सकता हूं वैलेंसी पहले 0 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 0 तक घटती है। ये मेरा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पर मैं बताने वाला हूं कि रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल की कैसे होने वाली है। ये मैंने पूरा एक बेसिक लेके रखा हुआ है, अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बाकी जो बच्चों को नहीं पता उनको फायदा होने वाला है,
ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, आगे बढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों। तो हमने ये देखा कि मेटल कैटायनिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए अपन उसको क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बोल देते हैं। इसी तरह नॉन मेटल के पास नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं। ओके ठीक है बच्चों, तो अपन ने ये देखा कि मेटल क्यों पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और उनको हम क्यों कैटायनिक बोलते हैं। नॉन मेटल क्यों एनायनिक चार्ज कहलाती हैं, क्यों उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि कैसे मेटल और नैनो मेटल रिएक्शन करते हैं आपस में। अब रिएक्शन करते क्यों, पहले तो ये समझना पड़ेगा। देखो भाई, मैंने आपको एक बात बता दिया है कि स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हर एलिमेंट पाना चाहता है। भाई हम सभी क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक बंदा हर एक लेवल पर अपने अपने लेवल पर एक स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। उसी तरह अगर मैं कोई एलिमेंट की बात करूं तो वो एक एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश कर रहा है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। नॉन मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। लेकिन जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, क्या कभी सोचा है कि ये इलेक्ट्रॉन आते कहां से, इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंजमेंट कैसे होता है। सोडियम ने हवा में थोड़ी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्लोरीन हवा में थोड़ी एक इलेक्ट्रॉन कैचअप कर लेगा। जब तक क्लोरीन को सोडियम नहीं मिलेगा और जब तक सोडियम को क्लोरीन नहीं मिलेगा, दोनों अपने अपने आयन में कन्वर्ट नहीं होंगे। वो फ्री गैसेस आयन मूव करता रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन जब भी अगर निकालना है सोडियम से तो हवा में तो निकाल नहीं दोगे, एनर्जी तो देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी फोकट में तो नहीं आने वाली, उसके लिए पैसा लगता है। तो आप एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो उसका कुछ यूटिलाइजेशन तो हो। और जब तक वो क्लोरीन के साथ कंबाइन नहीं हो रहा होगा तब तक आप सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट नहीं करोगे। उसी तरह क्लोरीन को क्लोराइड आयन में कन्वर्ट तब तक नहीं करोगे जब तक उसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिल पा रहा उसके पास, तो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो दोनों की म्यूचुअल रिक्वायरमेंट है, जिस वजह से दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने एक रीजन बताया क्यों। और दोनों की म्यूचुअल रिक्वायरमेंट है जिस वजह से वो स्टेबिलिटी को भी गेन कर रहे हैं। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं कि कैसे रिएक्शन करते हैं और कैसे वो कंपाउंड बनाते हैं। मैं सोडियम क्लोराइड का एक एग्जांपल ले लेता हूं, बहुत ही फेमस एग्जांपल है NaCl। ठीक, सोडियम की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हैं, 11, प्रोटॉन कितने हैं, 11, न्यूट्रॉन कितने हैं, 12। क्लोरीन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, प्रोटॉन कितने हैं, 17, न्यूट्रॉन कितने हैं, 18। अब बेटा यहां पर ये मत समझना कि इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन सर आपने 35 ले लिया है। क्लोरीन क्या करता है, दो तरह के आइसोटोप्स में एडजस्ट करता है। 35 जिसका एक एटॉमिक मास होता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं 17Cl35। ठीक है ना, मैंने इस वाले आइसोटोप्स को ले लिया है, 35 और 36 वाले। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, 2,8,1। जरा सा एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दिख लिया है, शेल डायग्राम बना लेते हैं ना। शेल डायग्राम बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, ये मेरे पास हो गया सोडियम का न्यूक्लियस। ठीक बच्चों, ये मेरे पास क्या हो गया, क्लोरीन का न्यूक्लियस। तो इसके मैंने क्या बना दिए, 3 शेल बना दिए। इलेक्ट्रॉन को भी रख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। अब 8 इलेक्ट्रॉन मुझे यहां रखने पड़ेंगे, 5, 6, 7 और 8। और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जिंदाबाद फ्री होके घूम रहा है। क्लोरीन की बात करें, ये किसका बेटा, सोडियम एटम की बात कर रहा हूं मैं, सोडियम एटम। क्लोरीन एटम की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 4, 5, 6, 7। ये वाला घर इसका खाली बैठा हुआ मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, मेरे पास क्लोरीन एटम हो गया।
इसको बेसिक रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, ये गेन कर लेगा। और जब भी गेन करेगा तो ये क्या बना लेगा, सोडियम आयन बना लेगा और ये क्लोराइड आयन बना लेगा। ठीक, इसको अपन क्या कर सकते हैं, शेल डायग्राम से दिखा सकते हैं। 3 4 5 6 7 8, 1 2 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह इसको मैंने क्या लिख दिया यहां पर, पॉजिटिवली चार्ज। यहां पर मैंने क्या किया, क्लोरीन का न्यूक्लियस बनाया, K L M, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा अपना 8वां इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस पर क्या बन जाएगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब ढेर सारे सोडियम आयन और ढेर सारे क्लोराइड आयन टाइटली पैक्ड अप हो जाएंगे तो मेरे पास एक इस तरह की यूनिट बन जाएगी, Na+Cl-। ये जो कंपाउंड बना इसको मैं बोलता हूं आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलता हूं, आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर हो गया बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड पता चल गया। तो अब यहां पर मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। इस आयनिक कंपाउंड को बेटा दूसरा नाम होता है फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, 11th ग्रेड में इसको हम फॉर्मूला यूनिट बोल देते हैं। आयनिक कंपाउंड और फॉर्मूला यूनिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मेटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय नॉन मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक बच्चों, तो मैंने इससे पहले जब आपको इतने सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे थे और वैलेंसी लिखी थी तो वहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया था इलेक्ट्रोवैलेंसी, याद हो तो। वहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या है, यही है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हम तब यूज करेंगे जब मेरे पास आयनिक कंपाउंड बन रहे होंगे। एक तरह का कंपाउंड और होता है कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है ना, यहां पर तो क्या हो रहा है, एक्सचेंजमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, जिसके बेस पर क्या बन रहा है, आयनिक कंपाउंड बन रहा है। कुछ एक और तरीका होता है स्टेबिलिटी गेन करने का, मुद्दा वही रहेगा, एम वही रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन ही रहने चाहिए। लेकिन जहां पर दो एलिमेंट एक दूसरे के अपोज में खड़े नहीं हो पाते हैं, मैं कहने का मतलब है कि दोनों ही क्या होते हैं, बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होंगे या बराबर ताकत वाले होंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींच नहीं पाएगा कोई, जिससे क्या होगा, वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आते हैं, जिसको अपन बोल देते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने की प्रोसेस। आगे इसके बारे में हम कार्बन एंड इस कंपाउंड में पढ़ने वाले हैं, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, तो ये अपन आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है वो अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इसके बाद कोवलेंट कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है वो अपन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास क्या हो गया, रिएक्शन कैसे हो रही है मेटल की नॉन मेटल के साथ। अब एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, उसके बेस पर ये टॉपिक समझाऊंगा, उसके बाद में आयनिक कंपाउंड कुछ प्रॉपर्टी लेके अपन इसको खत्म करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक्चुअली बन कैसे रहा था। सोडियम था अपना, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, ठीक है, जो क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बना रहा था। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा था, Cl- बना रहा था। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2,8, इसको मैं कैसे लिखता हूँ 2,8,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाता है। और Na+Cl- इस तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है, लेकिन यूजुअली हम
NaCl लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगता है। तो इस आयनिक बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन अगर आ जाती है तो कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two oppositely charged gaseous and isolated ion. Okay, so ionic bond is nothing but it is a kind of force which is holding these two particular cation and anion to each other. Okay, so it is the electrostatic force of attraction between two opposite charged gaseous ions and isolated. गैसेस आयन का मतलब वो आयन का अपना गैसेस स्टेट में होना चाहिए, और आइसोलेटेड का मतलब इसके आसपास कोई और भी भटकती हुई आत्माएं नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है इसके आसपास कोई और अलग तरह के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। पता लगा वो क्लोरीन के पास नहीं जाके किसी और के पास चला गया तो एक अलग तरह का कंपाउंड बनाएगा, है ना। मुझे बनाना है कि NaCl बनाना है तो मेरा जरूरी है सोडियम क्लोरीन के पास ही जाए, ठीक है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, उसको आइसोलेटेड कर देता हूँ। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी जाती है, लगभग ना के बराबर मानी जाती है, ठीक है ना। चलो वो सारी बातें बात की हैं, हाई क्लास की हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम की अगर बात करूं तो 2,8,2 होता है। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बना लेगा बेटा, Mg+2 बना लेगा, 2,8। ठीक। अच्छा, एक चीज और मेजर वाली बात बताता हूं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको मैं यहां पर डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है ना। ये बन जाती है मेरी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बन जाती है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना कि वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने थे बेटा, यहां पर माइनस नहीं आएगा, मैंने एकदम लिख दिया था 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ऐसे मैग्नीशियम की बात करूं तो 2 मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस। इसी तरह क्लोरीन की अगर मैं बात कर लूं तो मेरे पास कितने हो गए, 7। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Mg, ये Cl- तो बनाएगा, दोनों ही क्या करेंगे, टाइटली होल्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और Mg+Cl- बना लेंगे। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, MgCl2 से, है ना। फॉर्मूला बनाना हमने सीखा हुआ है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो ये पहला एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल नंबर दूसरा हो गया, एग्जाम्पल नंबर तीसरा ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम ले लिया अपने दोबारा से। चलो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉनिक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये गेन कर रहा था इधर, ये लूज करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर Na+ बना देगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लास्ट में इलेक्ट्रॉन बेटा 6 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना दिए। यहाँ पर 2,8,1 होता है, 2,6, ठीक। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू कंप्लीट इट्स 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल, दैट इज स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। O2- बना लेगा, दोनों ही टाइटली पैक्ड अप होंगे, और Na+O2- इस तरह का कंपाउंड जो बनता है रिप्रेजेंट कर दिया जाता है Na2O से, ठीक है। ये कुछ हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो बेटा ये होती है कि ये पोलर नेचर के होते हैं, है ना। दीज आर पोलर एंड वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, क्योंकि एक प्रिंसिपल आता है लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल। लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल का मतलब है जैसे आप होंगे वैसे ही तो आपके दोस्त बनेंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी सबस्टेंस पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही घुलना पसंद करेगा, अगर कोई नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में घुलना पसंद करेगा। पोलर का मतलब आप यहाँ पर ये समझ लीजिए, 2 चार्ज नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जहां पर पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा और नेगेटिव चार्ज नजर आएगा उस कंपाउंड को मैं पोलर कह दूंगा। हालांकि डिटेल में टॉपिक आगे 11th ग्रेड में पढ़ाया जाता है, फिलहाल आप ये समझ लीजिए पोलर आर 2 स्पीशीज विच पजेस 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। तो पोलर आर सॉल्युबल इन वाटर, Why? Because water is also having the positive negative charge, H+ and OH-, ठीक है। अब केरोसिन में डाल दो, ये NaCl घुलेगा ही नहीं, क्योंकि वो केरोसिन क्या है, नॉन पोलर सब्सटेंस,
ठीक, और भी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिंस दीज कंपाउंड्स possess वेरी हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस वजह से इसको मेल्ट करना या फिर बॉईल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। या फिर मैं ये कह देता हूं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई, ठीक। फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं। यूजुअली दीज आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, ठीक। इन सॉलिड स्टेट एंड आर पुअर कंडक्टर, और वी कैन से एंड आर इंसुलेटर, क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को अगर मैं देखूं वो इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है क्या वो अपने आयन में ब्रेक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और वो आयन मूवेबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो सॉलिड स्टेट में NaCl ले लो, MgO ले लो, या फिर जितने भी आयनिक कंपाउंड ले लो, वो सारे के सारे क्या करते हैं, अपने आयन में डिसोसिएट नहीं हो पाते, जिस वजह से वो आयन फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर इसकी जगह मैं मोल्टन स्टेट ले लूं या फिर एक्वस सॉल्यूशन ले लूं, तो मैं ये कह सकता हूं आसानी से कि दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म, ठीक। तो बच्चों, तो आज अपने क्या पढ़ लिया, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ ली, और मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है वो भी देख लिया, आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है, इसके बेस पर जो फंडामेंटल्स थे वो भी हमारे रिकैप हो गए, ठीक है। आगे अगले लेक्चर में मैं क्या बताने वाला हूं कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, और कोवलेंट बॉन्ड बनने की जो प्रोसेस है वो हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में देखते हैं। तो वहां पर अपन क्या करने वाले हैं, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करें, कंटेंट पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि कोई नया वीडियो आता है तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।